हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 11th क्लास के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। उसका चौथा वीडियो जिसमें हम लोग बातें करने वाले हैं यूज ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला पर कि जो हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सीखें उसका क्या उपयोग होगा फिजिक्स में, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं यूज इसका। पहला यूज इसमें हम लोग को जो सीखना है वो है कन्वर्जन, है ना, बिटवीन यूनिट्स। डिफरेंट यूनिट को आपस में कन्वर्ट करने में ये हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी चीज का सीजीएस यूनिट दिया है, उसका एसआई यूनिट पता लगाना है, या फिर एसआई यूनिट दिया है उसका सीजीएस यूनिट पता लगाना है, तो इस चीज में काफी ये आपको हेल्प करने वाला है। चलिए तो एक उदाहरण समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछा, आप बताओ एक पास्कल में कितना डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो डेफिनेटली ये जो चीज है ये सीजीएस यूनिट होने वाला है ना, प्रेशर का, और ये प्रेशर का एसआई यूनिट है। ये सवाल है, मान लीजिए इस तरह से पूछ रहा है कितना डाइन पर सेंटीमीटर होगा। तो चलिए कैसे देखिए कैसे हेल्प करता है ये यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला हमको यूनिट कन्वर्जन में। ध्यान से देखिए, करना क्या होगा, जब भी इस तरह सवाल है आपको क्या करना है, जो आपका प्रेशर है P, इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के क्या करेंगे, फोर्स बटा एरिया इसका फॉर्मूला होता है। तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला के लिए हमको फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। राइट है। चलिए अब देखिए कैसे होगा। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको बोले थे याद करने के लिए, वो कितना होता है, दैट इज mLT-2 मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, एंड डिवाइडेड बाय, देखो जरा ध्यान से, एरिया का डायमेंशन क्या होगा, वो हो जाएगा L स्क्वायर। ठीक, तो यहां से एक L मर गया, है ना, क्या बचा बताओ जरा, यहां से बचा m L टू दी पावर -1 एंड T टू दी पावर कितना हो गया ये -2। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m डिवाइडेड बाय L इंटू T स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक, फिलहाल इतना रहने देते हैं उसको। चलिए अब करना क्या है, आप करोगे इस प्रेशर का एक बार एसआई यूनिट लिखोगे। तो प्रेशर का जब एसआई यूनिट लिखोगे तो आपको m मतलब मास का एसआई यूनिट लिखना पड़ेगा, लेंथ का एसआई यूनिट लिखना पड़ेगा और टाइम का। और एक बार इसका सीजीएस यूनिट लिखोगे तो मास का भी सीजीएस, लेंथ का भी सीजीएस और टाइम का भी सीजीएस। चलिए तो अब देखिए ध्यान से, अगर इस प्रेशर की जगह हम 1 पास्कल रख दें, 1 पास्कल इक्वल टू क्या लिखोगे आप, तो यहां पर मास का एसआई यूनिट बताओ कितना होता है, तो आप लिखोगे यहां पर 1 kg, सही, इनटू लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है 1 मीटर का पावर कितना -1, उधर टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, तो आप लिखोगे 1 सेकेंड का पावर -2। बात सही है, ये एक तरीका। दूसरा चीज आप लिखेंगे यहां पर 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, तो बताओ मास का आपको क्या लिखना पड़ेगा, सीजीएस यूनिट लिखना पड़ेगा। तो आप लिखोगे यहां पर 1 ग्राम इनटू, उस तरह से लेंथ का सीजीएस यूनिट लिखना पड़ेगा, कितना लिखोगे आप 1 सेंटीमीटर, और उसका पावर कितना करना है -1 करना है। ठीक बात। चलिए, और टाइम का सीजीएस यूनिट तो 1 सेकेंड ही होता है और इसका पावर कितना करेंगे -2। ये जो दोनों इक्वेशन आया ना, इन दोनों इक्वेशन को कर दोगे आप डिवाइड, देखो ध्यान से, डिवाइड कर दो, इसको कर दिया डिवाइड। तो आप बताओ 1 ग्राम इस केजी को 1000 बार में काट सकता है, 1000 बार में कट जाएगा। ठीक है, उसी तरह से तो अलग लिखो, यहां मत काटो, गंदा हो जाएगा। 1 kg 1 ग्राम, चलो इसको बगल में लिखते हैं। देखिए 1 kg की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम लिख सकते हैं, और डिवाइड बाय कितना है 1 ग्राम, अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय, यहां क्या लिखा हुआ है 1 मीटर को आप कितना सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, डिवाइड बाय कितना सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर है, और इसका पावर कितना करना है -1 करना है, इनटू, और ये देखो ध्यान से, ये तो पूरा कट ही जाएगा, करेक्ट और नॉट। चलिए अब बताइए जैसे क्या होगा, इससे तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल 1000 बार में कट जाएगा, है ना, और इससे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, कितना बचाइए, ये बचा 1000 इंटू 100 टू द पावर -1, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ
1000 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू कितना आ गया 10। और ये किसका चीज, किसका वैल्यू आया है, ये आया है 1 पास्कल डिवाइडेड बाई 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। तो अब क्या करेंगे, इस वाले चीज को इधर लाके गुना कर देंगे। जैसे ही गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा यहां से, वो आ जाएगा 1 पास्कल इज इक्वल टू, ये इधर आगे गुना हो जाएगा, दैट इज 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखे, तो ये पहला यूज हमारा यही है कि जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो हमारे यूनिट कन्वर्जन में काफी हेल्प करता है। अंडरस्टैंडिंग। चलिए आप इसको जल्दी से वीडियो में पॉज करके नोट कीजिए, फिर हम एक और एग्जांपल आपके लिए ले रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम आपके लिए आगे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कहता है क्या चीज कि 1 जूल ओके इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग। अर्ग जो है वो एनर्जी का यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट, राइट। तो पूछता है कि 1 जूल में कितना अर्ग होगा, ये आपको बताना है। तो फिर से तरीका क्या होगा, आपको एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना होगा, ठीक। और क्या करेंगे, फिर एनर्जी का ऐसा यूनिट लिखेंगे और फिर जो डायमेंशन के कंपोनेंट हैं उनके ऐसा यूनिट लिखेंगे। फिर दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे, सीजीएस यूनिट लिखेंगे, फिर उसके एमएलटी का सीजीएस यूनिट लिखेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से आपको यूनिट कन्वर्जन आ जाएगा। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। तो आप बताओ जरा, एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो कितना होता है। आप याद रखो प्लीज, कुछ जो वैल्यू है उसको याद कर लो। दैट इज MLT-2, तो ये फोर्स हो गया, और इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दोगे तो वर्क डन मतलब एनर्जी आ जाएगा। तो एक और लेंथ से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या आ गया, दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला फॉर व्हाट, एनर्जी। तब करना क्या है, इसके ऐसा एक बार ऐसा यूनिट लिखना है, एक बार सीजीएस यूनिट लिखना है, दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब देखो जरा ध्यान से, 1 जूल, इसका ऐसा यूनिट लिख रहे हैं 1 जूल इज इक्वल टू, तो मास का ऐसा यूनिट लिखना पड़ेगा। कितना होता है मास का ऐसा यूनिट, बोलिए जल्दी से, तो 1 kg, ठीक। अच्छा, लेंथ का स्क्वायर का, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या लिखोगे आप, तो आप लिखोगे 1 मीटर का क्या, बोलो बोलो, होल स्क्वायर, राइट। और टाइम में क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे 1 सेकेंड का पावर -2, isn't it? गुड। अब क्या करेंगे, फिर से यही काम सीजीएस यूनिट के साथ करेंगे। तो नीचे लिख रहे हैं, देखिए यहां से 1 अर्ग इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, तो इसका भी सीजीएस लिखना पड़ेगा। मास का सीजीएस यूनिट क्या होता है भैया, वो होता है ग्राम, इनटू लेंथ का सीजीएस लिखना पड़ेगा, तो वो होता है 1 सेंटीमीटर का क्या, स्क्वायर। और टाइम का सीरीज तो आप जानते ही हैं 1 सेकेंड होता है का पावर -2। अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दो आप। जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 1 जूल डिवाइड बाई 1 अर्ग, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये केजी है, ग्राम है, तो केजी को तो आप लिख सकते हैं 1000 ग्राम डिवाइड बाई 1 ग्राम नीचे है, करेक्ट और नॉट, गुड। यहां पर 1 मीटर है तो इसको आप लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई ये 1 सेंटीमीटर लिखा जाएगा यहां पर, है ना। और इसे क्या करोगे आप, होल स्क्वायर करोगे, इनटू 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करोगे आप, तो मैं डिवाइड कर रहे हैं तब, ओके। चलिए कटरा कुटरी मचा दो, 1 ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर कैंसिल, क्या बचा, यहां बचा 1000 इनटू, अच्छा 2 जीरो यहां पहले से है और 2 का स्क्वायर भी कर रहे हैं, तो यहां पर डेफिनेटली 4 जीरो आएगा, मतलब ये आ रहा है 10 टू द पावर व्हाट 7। ये किसका वैल्यू आया, ये आया 1 जूल डिवाइड बाई 1 अर्ग। अब क्या करोगे, अर्ग को इधर गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। दिस इज योर यूनिट कन्वर्जन। समझ में आया। अच्छा, उसी तरह से आपसे एक और एग्जांपल यही छोटा सा पूछ लेते हैं। आपसे पूछा 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन होगा। असल में डाइन जो होता है गलत मत समझिएगा, अब सीजीएस यूनिट होता है फोर्स का, समझे। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, फटाक से बना के दिखाइए कैसे होगा। देखिए 1 फोर्स का हमको क्या लिखना पड़ेगा, डायमेंशन लिखना पड़ेगा। ये लिखोगे आप MLT-2। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या लिखोगे, 1 न्यूटन, ओके, डिवाइड बाई 1 डाइन लिख लो डायरेक्टली आप, इक्वल टू क्या आने वाला है, मास का पहले ऐसा यूनिट लिखना पड़ेगा तो आप लिखोगे 1 kg डिवाइड बाई सीजीएस यूनिट लिखना पड़ेगा दोबारा बार में, तो आप लिखोगे 1 ग्राम, ठीक है, इनटू ऐसे ही होगा ना। लेंथ का आपको ऐसा यूनिट लिखना पड़ेगा 1 मीटर डिवाइड बाई लेंथ का सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, गुड। इसका 1 सेकेंड बटा 1 सेकेंड और पावर -2,
चलो ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया। बताओ, इससे ये 1000 बार में कट जाएगा, है ना, और इससे ये 100 बार में कट जाएगा। ये आ गया 1 न्यूटन बटा 1 डाइन इज इक्वल टू कितना, तो 3 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 5 जीरो। तो आंसर क्या आया, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, है ना। कितना साधारण है क्वेश्चन बनाना, राइट है। आप इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगला जो यूज है आपका डायमेंशन फॉर्मूला का, वो कहता है टू चेक द होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन। अब देखिए होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है, और जरा ध्यान समझिएगा, उदाहरण समझेंगे। मान लीजिए कि आपके पास 2 कुत्ते हैं, ठीक, और आपके फ्रेंड के पास, ठीक है, 3 कुत्ते हैं। आपसे बोला गया दोनों सब आपस में मिल जाएंगे तो कितने डॉग्स हो जाएंगे, तो आप कहोगे 2 और 3, 2 डॉग्स 3 डॉग्स मिल गए कितने हो जाएंगे, 5 डॉग्स। ये दोनों आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। तो तरह से मान लीजिए कि आपसे कहा कि आपके पास 3 बकरी हैं, बकरी समझते हैं ना, और आपके फ्रेंड के पास 4 बकरी है, ठीक, तो टोटल सबको मिला दोगे तो कितना बकरी हो जाएगा, 7 बकरी हो जाएगा। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गया। लेकिन सोचिए यहां पर देखिए, ये 2 डॉग्स हैं, ये भी 3 डॉग्स हैं, तो ये दोनों ही डॉग्स हैं, इसलिए आंसर भी किस में आया, डॉग्स में आया। अच्छा, अब हम आपसे सवाल पूछते हैं, आपके पास 2 हाथी है, ठीक है, और आपके फ्रेंड के पास 3 बकरी है। पूछा गया टोटल कितना हुआ, तो टोटल आप इसको कर ही नहीं पाओगे कभी भी, है ना। कभी भी इनको ऐसे नहीं बोला होगे 2 और 3 5, अब 5 क्या, हाथी की बकरी, है ना। आप बता नहीं पाओगे, एग्जैक्ट यूनिट आपको नहीं बता पाएंगे उसका, है ना। तो देखिए ध्यान से, जब भी ये 2 टर्म्स हैं अलग अलग, जो प्लस से सेपरेटेड है, इन दोनों टर्म का अगर यूनिट अलग है, अगर इनका यूनिट क्या है, यहां पर यूनिट है अलग अलग, ओके, और जब भी यूनिट अलग अलग होते हैं आप इनको क्या ऐड नहीं किया जा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब भी चीजों का यूनिट अलग होगा तो इन चीजों को भी आप ऐड नहीं कर सकते हैं। बट यहां पर देखिए यूनिट क्या है दोनों का, यूनिट सेम है, और यूनिट सेम है तो क्या इनको ऐड किया जा सकता है। समझ में आपको। तो कहता है होमोजेनिटी यही कि किसी भी इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ठीक है, बहुत सारे टर्म अगर हो सकते हैं, तो जो भी टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स के यूनिट और डायमेंशन सेम होने चाहिए, अदरवाइज आप उसको ऐड कर ही नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वही होमोजेनिटी का यही मीनिंग होता है ना, कि किसी भी इक्वेशन में जितने भी टर्म होने चाहिए उन सभी की यूनिट बिल्कुल समान, और यूनिट छोड़िए डायमेंशन बिल्कुल एक समान होने चाहिए। अगर समान नहीं है इसका मतलब है वो इक्वेशन गलत है। समझ में आ रहा है। चलिए इस चीज को ध्यान, एक उदाहरण समझते हैं। आप समझ में आ गया होमोजेनिटी क्या कहता है, भैया टर्म्स के यूनिट्स और डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ओके चलिए, सो देखिए ध्यान से, हम एक उदाहरण ले रहे हैं। कहता है क्या, आप ये पढ़े भी होंगे, S इज इक्वल टू फॉर्मूला है ut प्लस हाफ AT²। 9th क्लास में पढ़े होंगे, जहां S इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, U इज इनिशियल वेलोसिटी, T इज टाइम टेकन टू ट्रेवल दिस डिस्प्लेसमेंट, A इज द एक्सेलरेशन एंड आप पता है T टाइम है। देखिए ध्यान से, अब इस इक्वेशन में क्या है, यहां पर एक टर्म है, यहां पर ये पूरा एक टर्म है, और यहां पर एक पूरा एक टर्म है। ठीक है, आप इसको चेक करके देखो, निश्चित ही आप पाओगे कि इन सभी टर्म्स का डायमेंशन सेम है। यहां देखो कैसे है। इसका डायमेंशन, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डायमेंशन होगा L। बोलो है कि नहीं है, गुड। इक्वल, यहां देखो इस, अच्छा ठीक है, इसका डायमेंशन कितना आया, L आया। अच्छा सर, UT का डायमेंशन चेक करना जरा सर आप। तो U तो आपका इनिशियल वेलोसिटी है, तो उसका होगा मीटर पर सेकेंड, ये U का डायमेंशन हो गया। इनटू T का डायमेंशन तो होता है T, ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा, L ही बचा। देख पा रहे हो ना आप।
उसी तरह से AT स्क्वायर का डायमेंशन लिख के देखो जरा आप, 1/2 AT स्क्वायर। तो 1/2 का डायमेंशन तो ऐसे भी नहीं होता है, आपको उसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आप AT स्क्वायर को चेक करो, इसका डायमेंशन कितना होगा। तो आप बोलोगे एक्सेलरेशन तो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इनटू टाइम का स्क्वायर करना मतलब T⁻²। कट गया, फिर से क्या आया, ठीक। तो आप देखो ध्यान से, इसमें जितने भी टर्म्स है इस इक्वेशन में, जितने भी टर्म हैं उन सभी के डायमेंशन क्या हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि किसी भी इक्वेशन में, है ना, सारे टर्म्स के डायमेंशन सेम होने चाहिए। क्या कह रहा है, कह रहा है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी, है ना, इक्वेशन में, ठीक है, सभी टर्म्स के क्या भैया डायमेंशन, है ना, क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अदरवाइज वह इक्वेशन गलत होगा। आप इसको अंग्रेजी में अनुवाद करके अपने कॉपी में लिख सकते हैं, चाहे तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज फॉर एग्जाम्पल मान लो आपसे कोई पूछे, चेक करना है, एक इक्वेशन हम लिख रहे हैं, F = mv³/r², ऐसा लिख दिया हमने। पूछा गया कि ये चीज जो लिखा हुआ है वो सही है, फॉर्मूला ठीक है कि गलत है, आपको चेक करना है। तो आप क्या करोगे, फटाक से इसमें डायमेंशन लगा दोगे, ठीक है। चलो इसमें एक और ऐड कर रहे हैं, देखो ध्यान से, इसमें हम ऐड कर रहे हैं क्या ऐड कर दीजिए, m/a भी ऐड कर दिया, चलिए ठीक। अब देखिए क्या क्या कह रहा है, चेक करो ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है, इक्वेशन लिखा सही है कि गलती है। आइए चेक करते हैं। इसका डायमेंशन लिखो, फोर्स का डायमेंशन क्या होना चाहिए, फोर्स का डायमेंशन आएगा भैया mLT-2। अच्छा, इसका डायमेंशन तो ये आ गया। उसी तरह से इस टर्म का डायमेंशन चेक करो, m/a का चले हम डायमेंशन चेक करने। तो आप बताओ, m तो मास है, मास का डायमेंशन तो क्या लिखोगे, m, ठीक है। और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या लिखोगे, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओहो, इसका डायमेंशन सेम है, मतलब इस टर्म का डायमेंशन सेम आ गया। लेकिन व्हाट अबाउट दिस टर्म, देखो ध्यान से, m वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है। तो m का डायमेंशन आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे m। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या लिखोगे, उसका स्क्वायर भी करना है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1, स्क्वायरिंग है तो ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, ओके। एंड डिवाइडेड बाई क्या आ गया, रेडियस, इसका मतलब डिस्टेंस है, क्या करना है, स्क्वायर। L स्क्वायर से L स्क्वायर सही हो गया, क्या बचा, MT-2। देखो ध्यान से, हुआ क्या, इसमें दो टर्म के डायमेंशन तो मैच कर गए, लेकिन इस टर्म का डायमेंशन मैच नहीं किया, ठीक है। मतलब ये वही वाला कहानी हो गया, ये हाथी हो गया, ये बकरी हो गया, है ना। तो 4 हाथी 5 बकरी बराबर 3 बैल, ये कौन सा इक्वेशन हो गया, समझ में आ रहा है ना आपको। चलिए, तो हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये गलत है, ठीक है। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर आपने किसी इक्वेशन को चेक किया और वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं निकला, अगर आपने किसी इक्वेशन को चेक किया और वो डायमेंशनली करेक्ट, सबका डायमेंशन मैच नहीं किया, एकदम ढिट्ठे बोलना है, एकदम बिना डरे बोलना है, भैया वो इक्वेशन गलत है। समझ में आना क्या कह रहे हैं हम लोग। एक पॉइंट लिख सकते हैं यहां पर, क्या चीज, कि जब भी कोई इक्वेशन, ठीक है, डायमेंशनली गलत पाया जाता है, ठीक है ना, पाया जाता है, तो उसे गलती की सजा मिलती है ना। तो उस इक्वेशन को दोषी माना जाता है। समझ में आ रहा ना, वो गुनाह कर दिया बहुत बड़ा, ठीक है। चलिए, इसमें एक और दिक्कत आ जाता है, देखिए ध्यान से, कभी कभी ऐसा इसमें प्रॉब्लम है, इसका लिमिटेशन है। देखिए लिमिटेशन में क्या कह रहा है, देखिए लिमिटेशन क्या कह रहा है, आई एम नॉट हिंदी टीचर, आप इसको चेक कर लोगे, है ना, सही है गलती अपना देखते रहना। ध्यान देखो, लिमिटेशन क्या कह रहा है,
कहता है क्या चीज, अगर हम एक इक्वेशन लिख दे s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, तो आप जानते हो कि डेफिनेटली ये एक गलत इक्वेशन लिखा हुआ, क्योंकि हाफ होना चाहिए। आपको पता है ये इक्वेशन क्या है, गलत है, लेकिन जरा इसको डायमेंशनली चेक करो। आप देखोगे s का डायमेंशन तो एल ही आएगा, यू टी का डायमेंशन भी क्या आएगा, वो भी एल ही आएगा, और ए टी स्क्वायर का डायमेंशन भी क्या आएगा, वो भी एल ही आएगा। बट यहां पर हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन लिखा होगा तो वो भी कितना आएगा, एल ही आएगा। तो यू ए टी स्क्वायर का डायमेंशन भी एल, हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन भी एल। ठीक, तो यहां से अगर आप चेक किए तो मालूम चला कि ये सही है, डायमेंशनली क्या है, ये करेक्ट है, लेकिन अंदर अंदर क्या है, ये इक्वेशन गलत है। ठीक है, तो कहानी ये है, इसका मुद्दा ये है कि भैया अगर कोई चीज गलत पाया गया, डायमेंशनल कह दिया कि गलत है, ठीक, तो आप निश्चित कर लोगे कि वो पक्का ही गलत है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? लेकिन अगर डायमेंशनली करेक्ट है, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, तो वो करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है। ठीक, क्या कह रहा है सुनिए ध्यान से, क्या डिफरेंशिएट करिए दोनों के बीच में। अगर डायमेंशनली कोई चीज गलत हुआ, डायमेंशन अलग आ गया, तो आप निश्चित होगा ना कि इसको जोड़ ही नहीं सकते हैं, कभी आईडी नहीं होगा, ये तो सरासर गलत है। बट अगर कोई डायमेंशनली करेक्ट है, देखिए ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, बट एक्चुअली ये क्या है, रॉन्ग है। तो कोई चीज डायमेंशनली करेक्ट है तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई चीज डायमेंशनली गलत हो गया तो निश्चित ही गलत होगा। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट हम लिखे हैं क्या चीज, कि जब भी कोई इक्वेशन है ना गलत पाया जाता है तो उस इक्वेशन को दोषी माना जाता है। लेकिन हम कहें दूसरा पॉइंट इसमें कि यदि कोई इक्वेशन, ओके ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट है, तो वह इक्वेशन एक्चुअली करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी। समझ में आपको, ध्यान रखना है। तो डायमेंशनली आप इक्वेशन को चेक कर सकते हैं। हाँ, ये गलत साबित करने में बड़ा उपयोगी, लेकिन सही साबित करने में थोड़ा सा काम नहीं बनेगा, क्योंकि अगर डायमेंशनली आप करेक्ट कर भी लिए तो भी संदेह बना रहता है कि पता नहीं कहीं कोई फैक्टर तो मिसिंग नहीं है इसमें, कहीं 1/2 टाइप का कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है इसमें। समझ में आ रहा है ना आपको? बट लेकिन आपने गलत साबित अगर कर लिया उसको, तो आप आंख बंद कर दोगे, निश्चित ही क्या ये रॉन्ग है। ठीक, तो इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप इसको जल्दी से नोट करो। हम एक दो सवाल आपके लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपके पास होमोजेनिटी के पर बेसिस दो सवाल हैं, है ना। पहला सवाल ये कह रहा है क्या चीज़ कि x इक्वल टू दे रखा है x bt ct स्क्वायर और dt क्यूब। कह रहा है वेयर x इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन टाइम t। तो कह रहा है फाइंड डायमेंशन ऑफ ABCD। ये जो ABCD है, सबका का डायमेंशन निकालना है। तो आप सोचो, अगर ये डायमेंशन, ये इक्वेशन सही लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके डायमेंशन बराबर इसका डायमेंशन बराबर इसका डायमेंशन बराबर इसका डायमेंशन बराबर इसका डायमेंशन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो x का डायमेंशन होना चाहिए वही a का डायमेंशन होना चाहिए। बोलो हाँ, राइट। और x तो है डिस्टेंस, तो ये मीटर हो गया, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, l। तो a का डायमेंशन निकल गया, एकदम साधारण। क्यों, जो इस सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए ना, तो अगर इसका डायमेंशन मीटर है तो इस a का डायमेंशन में क्या होगा, मीटर होगा। उसी तरह से b इंटू टी का भी डायमेंशन क्या होना चाहिए, b इंटू टी का भी डायमेंशन, क्योंकि इसका डायमेंशन l, इसका डायमेंशन l, तो इसका भी डायमेंशन क्या होना चाहिए, l ही होना चाहिए। यस और नो, आप देखो ध्यान से। सो यहां से प्राप्त हो रहा है आपको b अच्छा का डायमेंशन इंटू t का डायमेंशन, तो आप क्या लिखते हो, कैपिटल T लिखते हो, इज इक्वल टू क्या आ गया, इधर l आ गया। तो यहां से b का डायमेंशन क्या आ गया, b का डायमेंशन आ गया l, और t इधर जाएगा तो -1 LT -1। आया समझ में, ये आंसर। अच्छा, उसी तरह से CT स्क्वायर का डायमेंशन भी तो l ही होना चाहिए, है ना। तो आप लिखोगे CT स्क्वायर का डायमेंशन भैया वो भी l ही आएगा। ठीक है, तो अगर इसका डायमेंशन l आ रहा है तो आप देखो ध्यान से,
सी का डायमेंशन क्या होगा, तो आप बताना, ये इस साइड में लिखो, जगह कम होगा। सी का डायमेंशन होने वाला होगा ये टी स्क्वायर, तो जाएगा टी की पावर -2 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा एल टी टू दी पावर -2, और डायमेंशन भी लिख दिया हमने। ठीक है, यहां पर ये टी जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम है ना, और यहां पर उसका कैपिटल टी मतलब उसका डायमेंशन लिखा हुआ है, तो ये भी आ गया आंसर। उस तरह से इसका भी डायमेंशन क्या होना चाहिए, एल से मैच करना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं क्या कि भैया डी टी क्यूब का डायमेंशन भी क्या होना चाहिए, तो एल के बराबर। तो आप बताओ, यहां से टाइम 3 ठो है, इधर आएगा तो टी की पावर -3 हो जाएगा, और डायमेंशन लिखो तो कैपिटल टी की पावर -3 आएगा। तो यहां से यू गेट डी का डायमेंशन इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो हो जाएगा टी एल टू दी पावर टी एल इंटू टी टू दी पावर -3। दिस इज योर आंसर। एकदम साधारण है। हमने किसका इस्तेमाल किया यहाँ पर, होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन का। सिमिलरली यहाँ देखिए अगला सवाल है, हम इसमें बहुत सारे सवाल लेने वाले हैं, है ना, आपको एकदम पेशेंस रख के इसको करना है। कह रहा है राइट द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। अच्छा, ये जो ए है और ये बी है, इसके डायमेंशन लिखने हैं इन द रिलेशन, ये वाला, इस रिलेशन की मदद से। और कह रहा है क्या चीज कि जो P लिखा हुआ है ना, ये पावर है, X जो है वो क्या है, डिस्टेंस है, और T क्या है, टाइम है, ऐसा लिखना है। तो करेंगे क्या, आप देखो इसमें कौन कौन से टर्म इन्वॉल्व है, तो आप इस काम करो, इसको इधर गुना कर दो, तो आप मिलेगा P इंटू ए इंटू टी इज इक्वल टू बी और माइनस क्या, एक्स स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन है, इसमें ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, एक टर्म हुआ। टर्म गिनने आता है ना आपको, किसी इक्वेशन में जो एंटिटी है जो प्लस और माइनस साइन से सेपरेटेड रहते हैं, उसको हम लोग टर्म्स कहते हैं। चलिए, अब सारे के डायमेंशन क्या होने चाहिए, एकदम बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक, तो आप बताओ इस एक्स स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर तो डिस्टेंस का स्क्वायर है, मतलब इसका डायमेंशन आएगा सर एल स्क्वायर। अच्छा, मतलब इसका डायमेंशन भी क्या होना चाहिए, एल स्क्वायर, और इसका भी डायमेंशन क्या होना चाहिए, एल स्क्वायर। समझ में नहीं आया, गुड। तो आपका एक आंसर निकला यहाँ से कि भैया बी का डायमेंशन क्या आएगा, तो जो एक्स स्क्वायर का डायमेंशन है वही बी का डायमेंशन भी होना चाहिए, क्योंकि टर्म है ना, तो वो आ जाएगा एल स्क्वायर। अच्छा, दो आंसर, एक आंसर तो हमने निकाल लिया। उस तरह से बताओ, अगर इसका डायमेंशन एल स्क्वायर है तो इसका भी डायमेंशन क्या होना चाहिए, एल स्क्वायर होना चाहिए। यानी कह रहा है ये कि भैया P इंटू ए इंटू टी का भी डायमेंशन क्या होना चाहिए, एल स्क्वायर होना चाहिए। आप बताओ जरा, पावर का डायमेंशन आप क्या लिखते हो, पावर का डायमेंशन लिखते हो ml स्क्वायर टी -2, ये तो हो गया एनर्जी पर यूनिट टाइम। दिस इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट, पावर, इनटू ए का डायमेंशन हमको निकालना है। अच्छा, और टी का डायमेंशन क्या लिखते हो, टी लिखते हो, इक्वल टू क्या प्राप्त होना चाहिए आपको, एल स्क्वायर प्राप्त होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, ये टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक, तो होगा क्या, अब ये पूरा चीज उठ के इसके डिवाइड में, तो आप देखो तो क्या आया, इधर आया ए का डायमेंशन इज इक्वल टू, यहां ये चीज इसके नीचे आएगा, दैट इज इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये पूरा टर्म उठ के इसके नीचे आने वाला। डालो तो जरा, ये आएगा एम एल स्क्वायर, राइट और नॉट। अच्छा, और यहाँ पर आएगा, कहाँ गया, यहाँ ना, टी -2। अब देखो क्या हो रहा है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर शहीद। अच्छा, इसको यहाँ भी शहीद कर सकते थे, है ना, गुड। अब बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर दो, ये आ गया m टू द पावर -1 और t टू द पावर 2। दिस इज योर डायमेंशन फॉर्मूला फॉर क्या, एकदम साधारण है ना। आप इसको नोट करिए, और एग्जाम्पल ले रहे हैं और क्लियर होगा आपको। फ्रेंड्स, आपके पास 3 और सवाल। कह रहा है पहला कि फोर्स इक्वल टू दे रखा है a इंटू टी प्लस बी टी स्क्वायर, और कहता है a और b का डायमेंशन बताना है। कैसे करोगे, तो देखो ध्यान से, इसमें 3 टर्म है, 1 2 3, है ना। हम आपको बार बार रिपीट सवाल इसलिए ले रहे हैं ताकि आप इस पर पूरा बढ़िया से कमांड हो जाए आप लोग को, है ना। तो इसका जो डायमेंशन होगा वही इसका भी डायमेंशन होगा, राइट। मतलब हम कह सकते हैं कि भैया जो AT का डायमेंशन होना चाहिए वो बिल्कुल मैच करना चाहिए किसी साथ, फोर्स के डायमेंशन से, और वो किसके बराबर होता है, तो होता है MLT -2। बोले थे आपको याद करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, सो बताइए ध्यान से, हमको A का डायमेंशन ना, तो T को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पर T टू द पावर 1 है, तो इधर आके T टू द पावर -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर -1 -2 -3 आ जाएगा। यानी A का डायमेंशन आपको प्राप्त हुआ MLT टू द पावर -3। एकदम साधारण। डब्बा
अपना घेरते रहना, है ना। अब हाथ दर्द रहता है डब्बा घेरते घेरते। अच्छा, अगली बार बी टी स्क्वायर का भी डायमेंशन किससे मैच करना चाहिए? बी टी स्क्वायर का डायमेंशन भी बिल्कुल फोर्स के डायमेंशन से मैच करना चाहिए, तो वो होगा एम एल टी माइनस टू। ठीक, तो आप बताओ जरा, ये टाइम का स्क्वायर तो डायमेंशन तो टी कैपिटल टी स्क्वायर डायमेंशन है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, टी टू द पावर माइनस टू हो जाएगा ना, तो माइनस टू माइनस फोर हो जाएगा। यानी बी का डायमेंशन आने वाला है आपके लिए एम एल टी टू द पावर माइनस फोर, क्योंकि माइनस टू बन जाएगा इधर आकर के, राइट। माइनस टू माइनस फोर हो जाएगा, एकदम साधारण आंसर है ना, गुड। अच्छा, अगला सवाल देखिए, ये एक वेव इक्वेशन है ना, और क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, y इज इक्वल टू दे रखा है a साइन 2 पाई बाई लेमडा सी इंटू टी माइनस एक्स। जो भी है नंबर्स के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि जब चैप्टर में आएगा तो उसमें आप सीख जाएंगे क्या चीज़ है ना। तो चलो सीधा बात देखिए क्या कर रहा है, y डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का फ्रॉम मीन पोजीशन, ओके बस। तो आपको y डिस्प्लेसमेंट है, बस इससे मतलब होना चाहिए। आपके दिमाग में तो हिंट कर ही किया ही ना कि भाई y का डायमेंशन तो l ही होना है, ये सर नो, गुड। तो आप बताओ, पूछा है सवाल में आपसे c का डायमेंशन कितना होगा, लैम्डा का डायमेंशन कितना होगा और a का डायमेंशन कितना होगा। ठीक है, चलिए, तो सीधी सी बात है, आप देखिए ध्यान से, ये पूरा टर्म साइन के अंदर लिखा हुआ है, ठीक। और साइन के अंदर जो लिखा है मतलब ये क्या है, ये एक डेफिनेटली एंगल है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल पे ऑपरेट होते हैं। तो एंगल तो क्या होना चाहिए, बिल्कुल डायमेंशन लेस होना चाहिए, है ना। मतलब कहने का मतलब है पूरा क्वांटिटी शुड बी डायमेंशन लेस, पहला पॉइंट ध्यान रखना, हम लिख नहीं रहे। अच्छा, उसके बाद देखिए ध्यान से, इस टर्म में से इस टर्म को सब्ट्रैक्ट किया गया। यहां पर t क्या है जानते हैं, t के बारे में दे रखा है, t इज टाइम। तो इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो इसका मतलब है ये इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन पक्का मैच करना चाहिए, तभी तो आप घटा पाओगे, है ना। तो आप बताओ जरा, x के बारे में भी दे रखा है, x है आपका डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ जो भी आपका प्रोपेगेट कर रहा है जो भी क्वांटिटी, वो x भी डिस्प्लेसमेंट है। तो आप बताओ x का डायमेंशन ct से मैच करना चाहिए होमोजेनिटी के प्रिंसिपल से, है ना। तो आप लिखोगे सर c इंटू टी का डायमेंशन पक्का बराबर होगा x के डायमेंशन के। ये तीनों बात सवाल में दे रखा है, ये गिवन है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो x का डायमेंशन किसके बराबर होगा, ये तो l के बराबर ही होगा, ठीक है, डब्बा आप कितना। तो आप बताओ c का डायमेंशन कैसे निकलेगा, तो t इधर आके माइनस टी हो जाएगा, तो हो जाएगा एल टी टू द पावर माइनस वन। दिस इज आंसर, एकदम साधारण, है ना। चलिए, एक बात तो समझ में आ गया, देखिए ध्यान से कि भैया 2 पाई डिवाइड बाई लैम्डा, और यहां देखो इस ब्रैकेट के अंदर में इसका डायमेंशन भी क्या है, l, इसका डायमेंशन भी क्या है, l, मतलब यहां पर जो डायमेंशन आना चाहिए वो l आना चाहिए, ठीक है। और ये क्वांटिटी पूरा डायमेंशन लेस होना चाहिए, यस और नो। ऊपर में डायमेंशन है लेंथ, नीचे में लिखा हुआ है लैम्डा, और यहां लिखा हुआ है 2 पाई, और ये पूरा क्वांटिटी शुड रिमेन क्या, डायमेंशन लेस, ओके, क्योंकि ये एंगल है। तो आप बताओ 2 पाई बेचारे का तो ऐसे भी डायमेंशन नहीं होता क्योंकि नंबर है। तो एस लेम्डा का डायमेंशन ऐसा क्या होना चाहिए कि पूरा डायमेंशन लेस रहे, तो आप कहोगे सर लेम्डा का डायमेंशन एल होना चाहिए, ताकि एलवा से एलवा शहीद हो जाएगा और डायमेंशन लेस हो जाएगा। अच्छा सर, समझ में आ गया, लैम्डा का डायमेंशन होने वाला है एल। आपको मालूम है लैम्डा क्या होता है, ये लैम्डा होता है वेवलेंथ, लेंथ का डायमेंशन तो एल होना ही था, यस। चलिए, लैम्डा का डायमेंशन निकल गया। अब बताओ जरा ध्यान से, ये पूरा डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक भी बताए थे आपको क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, मतलब इसमें कोई डायमेंशन नहीं है, मतलब इसका डायमेंशन आपको चेक नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन किसका होना चाहिए, ए का, यस, क्योंकि ये तो डायमेंशन लेस है, तो इसका डायमेंशन बराबर ए का डायमेंशन। तो y इज द डिस्प्लेसमेंट, तो ए का डायमेंशन क्या होगा, वो लेंथ के बराबर होगा, आंसर एकदम साधारण। बिल्कुल इसी पर बेस्ड एक और सवाल हम आपके लिए दिए हुए हैं, देखिए ध्यान से, रिवीजन के तौर पे है। y इज इक्वल टू दे रखा है साइन ओमेगा x डिवाइड बाई v माइनस के। इसमें दे रखा है y जो है वो डिस्प्लेसमेंट है ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, है ना, और v जो है ये v के बारे में देख रखा है स्पीड ऑफ वेव, क्या दे रखा है, स्पीड, चलो स्पीड, वेव छोड़ो,
v स्पीड है और x जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल बाई वेव दे रखा है, या फिर आप कह सकते हैं ये है आपका डिस्टेंस ट्रेवल इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। ये सवाल में दे रखा है, आपसे पूछा है ओमेगा का डायमेंशन क्या होगा, ए का डायमेंशन क्या होगा और के का डायमेंशन क्या होगा। चलिए तो फिर से वही काम, ध्यान दीजिए ये साइन के अंदर जो आपको ये दिख रहा है ना ये डब्बा में, दिस इज द एंगल, ओके। और एंगल क्या होना चाहिए बबुआ लोग, बिल्कुल ही डायमेंशन लेस होना चाहिए, राइट। चलिए यहां देखिए, अच्छा इसमें देखिए ये टर्म और ये टर्म आपस में सब्ट्रैक्ट किए हुए हैं, तो ये सब्ट्रैक्ट तभी हो सकता है जब इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन मैच करे, है ना। चलिए हम कह सकते हैं यहां से कि भैया k का जो डायमेंशन होना चाहिए ना, ई तो पक्का ही बराबर होना चाहिए x के डायमेंशन डिवाइड बाई v के डायमेंशन से, नहीं तो सब्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाओगे, है ना। चलिए तो x का डायमेंशन तो x तो डिस्टेंस ट्रैवल है तो आप लिखोगे l, v मतलब वेलोसिटी स्पीड है तो आप इसका डायमेंशन क्या लिखोगे, तो लिखोगे l t माइनस 1, l से l शहीद हो गया, ये क्या आ गया t, है ना। मतलब k का डायमेंशन क्या आने वाला है t, एकदम सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, बहुत अच्छा। यानी कि इसका डायमेंशन क्या है t, तो इसका भी डायमेंशन क्या हुआ t, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब सुनिएगा बात ध्यान से, ओमेगा इनटू, यहां देखो अंदर में यहां पर लिखा हुआ है टाइम, यहां भी लिखा हुआ है टाइम, इसका डायमेंशन भी टाइम है, इसका भी डायमेंशन टाइम है, मतलब इस पूरे का डायमेंशन क्या रहना चाहिए, टाइम रहना चाहिए। और ये पूरा क्वांटिटी क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। ये सर नो क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या चीज है, एंगल है, तो ये अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बैठा हुआ है, टी बैठा हुआ है। यहां पर ऐसा क्या हो कि ये टी को पूरा डायमेंशन लेस बना दे, तो डेफिनेटली आप कहोगे सर ये ओमेगा का डायमेंशन 1/t होना चाहिए, मतलब t टू द पावर -1 होना चाहिए, तब जाकर के इसको ये क्या कर सकेगा, डायमेंशन लेस कर सकेगा। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए तो ये ओमेगा निकल के आपको मालूम है ये ओमेगा कहलाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और आप देखे होंगे पहला इसका प्रीवियस लेक्चर में कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हमने t टू द पावर -1 निकाला था, ओके। अच्छा अब क्या पूछा, k निकल गया, ओमेगा, अब a का डायमेंशन। अब बताओ ये तो पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, तो ये तो ऐसे ही डायमेंशन लेस होगा फिर से, ओके। तो y का डायमेंशन a के डायमेंशन के बराबर, y का डायमेंशन है डिस्प्लेसमेंट है ना, तो इसका डायमेंशन होगा l, तो a का डायमेंशन में क्या होगा l। एकदम आंसर साधारण है ना। अब इसको जल्दी से नोट करो, फिर और सवाल ले रहे हैं आपके लिए। चलिए स्टूडेंट्स आपके पास एक और साधारण सा एग्जांपल है, कह रहा है एक इक्वेशन दे रखा है p इंटू p माइनस a डिवाइड बाई v स्क्वायर v माइनस b इक्वल टू nRT। ये एक वेंडर वॉल इक्वेशन है, आपको पढ़ना है इस इक्वेशन के बारे में, गैसेस स्टेट में जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, ये बात की बात है, उस पर आप विचार ना करो, अभी डरना नहीं है देख करके। कहता है फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, इस ए और इस बी का डायमेंशन आपको निकालना है। कैसे निकालोगे ये ध्यान दो, पी कह रहा है कि प्रेशर ऑफ द गैस है, भी क्या है वॉल्यूम ऑफ द गैस है, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बाद में बातें होंगी इसके बारे में, या फिर हो सकता है कहीं आप पहले से जानते हैं उसके बारे में, तो वो इक्वेशन जानते होंगे ना, पी बी इक्वल टू एनआरटी जी, है ना। इसमें आर क्या था, गैस कांस्टेंट, नहीं भी जानते फिर भी डिस्कस होगा, टेंशन नहीं लेना है। और टी क्या है, टेम्परेचर ऑफ द गैस। चलिए सो आपसे पूछा गया डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, तो सबसे पहले बताइए वॉल्यूम में से बी को घटाया गया है, तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट तो तभी हो सकते हैं जब इन दोनों का डायमेंशन मैच करे, मतलब ये बकरा तो ये बकरा, ये हाथी तो ये भी हाथी, है ना, ये एल क्यूब तो ये भी एल क्यूब, है ना। तो एक बात तो समझ में आ गया सर कि बी का जो डायमेंशन होने वाला है ना वो एल क्यूब होने वाला है, क्यों, क्योंकि उसका वॉल्यूम किससे मैच करना चाहिए, डायमेंशन वॉल्यूम से मैच करना चाहिए। अच्छा अब ध्यान दो, इसमें ए का डायमेंशन कैसे निकालोगे, तो यहां तो है प्रेशर, तो ध्यान देना कि ए बाई वॉल्यूम के स्क्वायर का जो डायमेंशन होना चाहिए वो बिल्कुल मैच करना चाहिए किससे, प्रेशर के डायमेंशन से, बोलो हाँ कैसे, दोनों प्रेशर, ये प्रेशर है तो डेफिनेटली ये भी प्रेशर वाला टर्म होना चाहिए, तब तो घटा पाओगे आप, है ना, दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। अच्छा तो प्रेशर का डायमेंशन तो आपको लिखने आता है, दैट इज फोर्स का डायमेंशन बटा एरिया का डायमेंशन। अच्छा फोर्स का डायमेंशन लिखने आता है आपको, एम एल
टी माइनस 2, देख रहे हैं ना कितना बार आ रहा है, डिवाइड बाई एरिया का डायमेंशन तो एल स्क्वायर होगा। यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, ए का डायमेंशन और वॉल्यूम का स्क्वायर, मतलब एक वॉल्यूम होता तो हम लिखते एल क्यूब, 2 वॉल्यूम है तो लिखेंगे एल टू द पावर कितना 6। बुझाई तो बात बबुआ, हाँ तो का हुई हो तो देखा था, ये ए गोएल से ए गोएल शहीद हो जाई, बुझला, यहाँ ए गोएल बचल तो ए गोएल से ए गोएल शहीद हो जाई एल टू द पावर 5 बार में, है ना। अब ये एल टू द पावर 5 में ना गुना हो जाई, तो ये आई ए के डायमेंशन आई लो एम एल की पावर 5 टी की पावर -2। देखे बाबू लोग, निकल गया ना, ए का डायमेंशन, बी का डायमेंशन निकल गया और ए का डायमेंशन निकल गया। ठीक है, आपका होमवर्क है HW, है ना, निकालना है आर का डायमेंशन क्या होगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन। ठीक है, कृपया करके यहाँ से निकालने की कोशिश मत करना, आप PV इक्वल टू nRT वाला इक्वेशन इस्तेमाल करना, जहाँ T क्या है टेम्परेचर, N क्या है मोल, P क्या है प्रेशर, V क्या है वॉल्यूम, और R का डायमेंशन निकल जाएगा। ये आपका होमवर्क है। इसके अलावा आपको हम 2 और होमवर्क दे रहे हैं ना, इसको भी आप जरा ध्यान से देखना। कहता है, एक है P इज इक्वल टू लिख रखा है nRT डिवाइडेड बाई, है ना, V माइनस B, है ना, इंटू E टू द पावर A डिवाइडेड बाई RTV। ये E की पावर में है, आपको मालूम है E टू द पावर समथिंग का कोई भी डायमेंशन नहीं होना चाहिए, राइट। उसी तरह से पावर भी जो होता है वो बस एक क्वांटिटी, एक नंबर होना चाहिए, पावर भी, उसका भी डायमेंशन नहीं होना चाहिए, मतलब इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए, इसका भी पूरे का भी कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए। तो ये आपका हिंट है, आपको बताना है कि फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ये दोनों ही आपको इस क्वेश्चन में बताना है। इस क्वेश्चन में आपको आर का डायमेंशन निकालना है। एक तीसरा क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। कहता है, एक रिलेशन दे रखा है P इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा, ओके, E टू द पावर माइनस अल्फा इंटू जेड डिवाइडेड बाई K इंटू थीटा, ओके। सबके बारे में कह रहा है, P के बारे में बोल दिया प्रेशर है, P क्या चीज है भैया, प्रेशर। Z के बारे में बोल रहा है ये एक तरह का डिस्टेंस है, ओके। K के बारे में बोल रहा है ये एक कांस्टेंट है, बोलता है दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। और थीटा कह रहा है कि ये भैया टेम्परेचर है। कहता है फाइंड, नीचे लिख लो आप, फाइंड डायमेंशन ऑफ, कहता है अल्फा एंड बीटा। ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये आपको IIT 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, आपको सॉल्व करना है। इसमें आपको एक हिंट दे रहे हैं, क्वेश्चन में ऐसा हिंट नहीं है, बट हम आपको हिंट दे रहे हैं कि ये जो K इंटू थीटा है ना, ये एक एनर्जी वाला टर्म है, ओके, दिस इज योर एनर्जी टर्म, ठीक ना, बस ध्यान रखना है। आपको इसको सॉल्व करके लाना है, इसको आप जल्दी से नोट कर लो, फिर हम अगला यूज देखते हैं डायमेंशन फार्मूला का। स्टूडेंट्स, आपके पास डायमेंशन फार्मूला का तीसरा यूज है। कहता है कि डायमेंशन फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कैसे, कहता है क्या चीज़ कि अगर मान लीजिए आपको ये पता चल जाए कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये मालूम चल जाए कि ये किन किन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। पहला बात अगर हमको मालूम चले, अगर लिख दीजिए, अगर यह मालूम चल जाए, क्या मालूम चल जाए कि ये जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है, ओके, ये किन किन अन्य फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, ठीक। दूसरा बात हमको मालूम रहे
कि जो भी डिपेंडेंसी है, जो भी डिपेंडेंसी है वह प्रोडक्ट की फॉर्म में है। प्रोडक्ट की बात करेंगे, इस पर क्या है, प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो इन गिवन फिजिकल क्वांटिटी और ये जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, इनके बीच में डायमेंशन फॉर्मूला की मदद से रिलेशन एस्टेब्लिश किया जा सकता है, ये बात कह रहा है। उसके लिए हमको क्या होना चाहिए, हमको ये बात पहले से मालूम होना चाहिए कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किन अन्य फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है ना। दूसरा बात कि जो डिपेंडेंसी होने वाला है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में है ना। तभी जाकर के हम डायमेंशन फॉर्मूला का यूज करके इस गिवन फिजिकल क्वांटिटी और ये वाला जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है उसमें रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, ये दोनों बात में से अगर आपको कोई ऐसा बात नहीं पता है तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाइएगा, इस मेथड का यूज वहां पर नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखिए मीनिंग क्या है इसका। एग्जाम्पल लेते हैं हम आपके लिए। एच.सी. वर्मा में ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, टॉपिक में पढ़ा रखे हैं। कहता है कि सपोज वी हैव टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अच्छा, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डिराइव किया जा रहा है, देखिए ध्यान से। और मालूम चलता है क्या चीज, कि जो ये सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करेगा उसका टाइम पीरियड में डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अच्छा, मतलब जो टाइम पीरियड होगा, जो टाइम होगा टी, वो लेंथ पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पर डिपेंड करेगा। और इन्होंने कह रखा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करेगा, मतलब जी पर डिपेंड करेगा। अच्छा, और साथ में कह रहा है मास पर डिपेंड करेगा, मास कह रहा है इन सब पर डिपेंड करेगा। अच्छा, और साथ में ये भी मालूम चल गया कि ये सब आपस में प्रोडक्ट की फॉर्म में रहे होंगे। ठीक है, ये दोनों बात दे रखा है। क्या चीज की टाइम कौन कौन से चीज पर डिपेंड कर रहा है, और दूसरा ये सारे आपस में प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे, ये भी आपको सवाल में दे रखा है। ये कैसे पता चलता होगा कि ये सब प्रोडक्ट की फॉर्म में ही है? असल में इसके लिए एक्सपेरिमेंट किए जाते होंगे। होता क्या होगा कि लेंथ को डबल करके देखा गया तो वो कुछ गुना हो गया, फिर ट्रिपल करके देखा गया फिर कुछ गुना हो गया, 4 टाइम करके देखा फिर गुना हो गया। तो मालूम चला कि अच्छा, मतलब जैसे जैसे लेंथ में मल्टीपल होते जा रहा है, इसमें भी मल्टीपल होते जा रहा है, मतलब ये पक्का इसमें प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा। ऐसे लोग रिलेशन को एक्सपेरिमेंटली सोचते हैं और डिड्यूस करते हैं। तो हमको मालूम चल गया कि टाइम पीरियड, लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और साथ में मास पे डिपेंड कर रहा है। हमने ऐसा सोचा, पता नहीं मास पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है हमको नहीं मालूम, बट हमने सोच लिया। ठीक, चलिए कैसे इसका रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाएगा, ध्यान से देखिए। हाँ, इधर जगह है हमारे पास। कहता है क्या चीज, एक काम करो, टाइम बराबर आप एक्सप्रेशन लिख डालो। टाइम बराबर क्या होगा फॉर्मूला में, तो कोई कांस्टेंट के हो सकता है, ओके, इनटू लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, तो हो सकता है लेंथ का पावर a हो सकता है लेंथ का पावर 1 हो, लेंथ का पावर 2 हो, लेंथ का पावर 3 हो, लेंथ का पावर 1/2 हो, कुछ भी हो सकता है। इनटू g पर डिपेंड कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पावर b लिख सकते हैं, हो सकता है g का स्क्वायर होता हो उसमें, राइट। साथ में मास पर डिपेंड कर रहा है, तो मास का पावर हमने क्या लिख दिया, c लिख दिया। ये हमने मान लिया कि हो सकता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला ऐसा होता होगा, जिसमें लेंथ का पावर a होता होगा, g का पावर b होता होगा, m का पावर c होता होगा। इसे a b c को निकाल लें तो मालूम चल जाए। मान लीजिए कि आप निकालें कि भैया a बराबर 1/2 आ गया, b बराबर -1/2 आ गया और c बराबर 0 आ गया, तो आप क्या लिखोगे, t इक्वल टू हो जाएगा कोई कांस्टेंट l का पावर 1/2 मतलब √l और -1/2 में डिवाइड बाई √g मतलब यहाँ हो जाएगा √g, और m का पावर 0 मतलब डिपेंड नहीं करता है। तो कुछ ऐसा रिलेशन निकल के आ जाएगा, है ना। चलिए हमको क्या करना है, अब ये इक्वेशन अपने आप सपोज कर लेना है, क्योंकि ये चीज दे रखा होगा सवाल में कि किन किन चीज पर डिपेंड कर रहा है, ये पहले से आपको पता होगा, तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शर्तें लागू है भाई, कंडीशन अप्लाइड, ओके। चलिए, तो मालूम चला प्रोडक्ट की फॉर्म में है और इन बातों पर डिपेंड कर रहा था, हमने लिख डाला। अब क्या करेंगे, ए बी और सी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ए बी सी का वैल्यू कैलकुलेट करने का सबसे आसान मेथड होगा डायमेंशन इसका लिख डालो आप। तो आप बताओ टाइम का डायमेंशन आप क्या लिखोगे, टी लिखोगे, यस, है ना, इक्वल टू के का तो कोई डायमेंशन होता नहीं क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए, है ना। लेंथ का पावर क्या हो जाएगा, एल टू द पावर जाएगा ए इनटू जी, मतलब तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, मतलब इसका डायमेंशन होगा एल टी टू द पावर -2 और इसका पावर कितना करना है भैया, बी करना है, और एम मतलब मास है तो मास का पावर क्या करना है, सी करना है। ठीक है, अब देखो ये दोनों साइड इक्वल होने चाहिए डायमेंशन, है ना।
तो इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन को इक्वल करेंगे तो क्या करेंगे, जो भी इसमें एल एम टी दे रखा है उधर भी एल एम टी होगा, उसके पावर से दोनों को पावर को कंपेयर कर देंगे। अब बताओ जरा, यहाँ पर टाइम है तो m का पावर क्या है, 0 है, l का पावर क्या है, 0 है, और t है। तो दोनों साइड m l t के पावर से कंपेयर कर दो, a b से निकल जाएगा। ध्यान दो, इधर l का टोटल पावर कितना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ l का पावर है a और यहाँ l का पावर है b, तो टोटल पावर हो गया a प्लस b। अच्छा, इधर m का पावर कितना है, c, बस इतना ही है। चलिए, इनटू टाइम का पावर कितना है, तो t टू द पावर यहाँ पर है -2 और इंटू b, और इधर कितना है, तो m का पावर 0 है, l का पावर 0 है और t का पावर 1 है। अब कंपेयर कर दो आप, m के पावर से m के पावर कंपेयर करो, आपको प्राप्त हुआ सर c = 0। ठीक, अच्छा यहां देखो t का पावर -2b है, t का पावर 1 है, तो आप कंपेयर करो तो आपको मालूम चलेगा -2b = 1, सो b = -1/2। सर b बराबर -1/2 है, ये तो वही आ रहा है जो हम लोग माने थे ना। अच्छा, फिर आपसे a का डायमेंशन, तो a प्लस b किसके बराबर, 0 के बराबर होना चाहिए। अच्छा, कंपेयर कर लिया हमने, तो देखो ध्यान से, a -1/2, b बराबर -1/2 = 0, सो ये बराबर कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक, पावर्स निकल गए। अब इसमें फॉर्मूला में सबका वैल्यू डाल दो, तो आपको मिल रहा है सर t = आया कोई कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट, इनटू l टू द पावर 1/2 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी द पावर -1/2, और m टू द पावर तो 0 है तो 1 ही हो गया। इससे एक बात हमको मालूम चला कि अच्छा, जो हमने ये माना था ना मास पर डिपेंड करता है, असल में वो मास पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि उसका पावर कितना आ गया है, 0 आ गया। तो इस मेथड का एक और फायदा है कि अगर आप गलती से सोच लिए कि मास पर डिपेंड कर रहा है, तो वो आपको रेक्टिफाई करके देगा कि नहीं नहीं आपने गलत सोचा है, मास पर डिपेंड नहीं करता है। चलिए इसको ध्यान ठीक से लिखो जरा, क्या आएगा, k ये आ जाएगा √L/g। ये हमने टाइम का एक अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला गेस कर लिया कि भैया टाइम जो है ना √L/g के प्रोपोर्शनल है, और एक्सपेरिमेंटली आप इस k का वैल्यू निकालेंगे तो आपको मालूम चलेगा ये 2π है। ये हमारा मुद्दा नहीं है फिलहाल, हमारा मुद्दा ये फॉर्मूला गेस करना। तो एक्सपेरिमेंटली आपको मालूम चलेगा कि ये 2π है, तो आपका फॉर्मूला बन के आएगा टाइम पीरियड = 2π/√L/g। डिराइव करेंगे हम लोग इसको आगे जा करके SHM चैप्टर में। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक मेथड है, इस पर हम 1-2 और सवाल लेंगे ताकि आपको ये मेथड और ज़्यादा रिफाइन हो सके। फिलहाल पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, आपके पास एक अगला एग्जाम्पल है, एकदम साधारण सा, कहता है बस वो तीसरा जो हम लोग यूज पढ़े हैं उसको और रिफाइन करने के लिए, है ना। कहता है इफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको मालूम है कि आप जब भी कोई सर्कुलर पाथ पर रोटेट करते हैं तो आपको बाहर की तरफ एक फोर्स महसूस होता है अपने ऊपर, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर की तरफ आप पर एक्ट हो रहा है। कहता है क्या चीज़ कि वो डिपेंड कर रहा है मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस ऑफ पाथ पर, है ना। ये 3 बात पर डिपेंड, ये पहले से वो बता रखा है, ये आपको नहीं मालूम चलेगा, ये क्वेश्चन में दे रखा है, या फिर आप हो सकता है कि आप एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो आपको ये बात मालूम चला होगा, और ये भी कहीं से मालूम चल गया, है ना, कि जो डिपेंडेंस है वो क्या है, प्रोडक्ट की फॉर्म में है। ठीक है, ये 2 बात पहले से, ये शर्तें लागू हैं। ये 2 बात अगर आपको नहीं मालूम होगा, आप इसका कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, फिर आपको कोई मैथमेटिकल टूल का हेल्प लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा ना। शर्तें लागू क्या है, पहला बात क्या चीज़ कि पहले से मालूम होगा कि चाहिए बबुआ कि ये चीज़ दिले भाई कौन कौन चीज़ पर डिपेंड करी, बुझला। और दूसर बात मालूम होगा चाहिए कि जो डिपेंड करी वो प्रोडक्ट की फॉर्म में करी। अगर ये बात नहीं है मालूम, बुझला नू, चलो स्टार्ट कर जाओ। देखो कहता का चीज़, फोर्स डिपेंड कर रहा है भैया मास पर, ठीक, इनटू वेलोसिटी पर और इनटू रेडियस पर। चलिए देखिए ध्यान से, और डेफिनेटली लीनियरली डिपेंड तो करेगा नहीं, हो सकता है मास का पावर a हो, वेलोसिटी का पावर b हो, रेडियस का पावर c हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। अब a का वैल्यू मान लीजिए हम लोग कैलकुलेट किए बराबर 1 आ गया, है ना, निकाले b बराबर 2 आ गया, c बराबर -1 आ गया, है ना, कुछ भी आ सकता है वैल्यू, है ना। तो इसके हेल्प से हम लोग इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। दूसरा बात कि साथ में हो सकता है आगे कोई कांस्टेंट भी तो पॉसिबल है ना, हो सकता है 2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी है, 3 इंटू मास इंटू वेलोसिटी है, तो इसके आगे कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, तो हमको उसको भी इंक्लूड करना है। तो हमने एक फॉर्मूला लिख डाला अपने मन से, गलत है सही है आप पता नहीं, इसके हिसाब से हमने एक फॉर्मूला लिख डाला कि डिपेंड कर रहा है भैया, हमने लिख डाला।
अब क्या करेंगे, ए बी सी का वैल्यू निकालें। तो करना क्या होगा, दोनों साइड डायमेंशन लिखेंगे, दोनों साइड डिफरेंट डिफरेंट बेस क्वांटिटी के पावर्स को आप कंपेयर करोगे, ए बी सी का निकल के आ जाएगा। चलो ध्यान देखो, एफ का डायमेंशन क्या लिखोगे, तो फोर्स का डायमेंशन लिखा जाएगा भैया MLT-2, देखिए आया ना फिर से, इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन लिखने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा, मास का डायमेंशन क्या लिखोगे, तो m⁴ लिखोगे आप यहां से a। अच्छा सर, वेलोसिटी में होता है LT-1 और उसका पावर कितना है भैया b। ओहो, रेडियस, रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस एक तरह का है ना, तो ये होगा लेंथ टू द पावर कितना c। देखो ध्यान से, 6 हो गया क्या, c होगा। चलो ध्यान से, यहाँ है m⁴ L⁴ T⁴ इज इक्वल टू, यहाँ टोटल m का पावर बताओ कितना है, तो m का पावर आ रहा है a, l का पावर बताओ, तो यहाँ से आएगा l का पावर b और मल्टीप्लाइड बाई l का पावर c, मतलब l का पावर b प्लस c आएगा, राइट। चलिए एक्सपोनेंट से खेलने तो आपको आता होगा। और यहाँ पर क्या है, T⁻⁻b। अब कंपेयर करो पावर को, तो देखो यहाँ m के ऊपर a सवार है, यहाँ m के ऊपर 1 सवार है, तो पक्का a बराबर क्या है 1, ठीक बबुआ। l के ऊपर b प्लस c सवार है, यहाँ l के ऊपर 1 सवार है, यानी कि पक्का b प्लस c होना चाहिए 1 के बराबर, ठीक। अच्छा, यहाँ t के ऊपर -b सवार है, यहाँ पर t के ऊपर -2 सवार है, ठीक है, कुछ गड़बड़ाया तो नहीं है ना। चलिए, तो यहां से आ रहा है b⁻b -b और यहाँ कितना है -2, तो b बराबर कितना आ गया भैया 2 आ गया। चलो ठीक, मैंने देख लिया, सब सही है। अब क्या करेंगे, इस b का वैल्यू यहाँ डाल देंगे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, c निकल जाएगा। देखो ध्यान से, तो यहाँ जाएगा 2 + c = 1, तो c बराबर आ गया -1। देखिए जैसा जैसा बोले थे वैसा वैसे यहाँ है, तो a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर -1, यानी कि एक फॉर्मूला गेस हुआ भैया, f बराबर कोई कांस्टेंट हो सकता है इनटू मास, है ना, आप लिख सकते हैं m, v का पावर 2 हो जाएगा, मतलब v², और c का पावर -1 डिवाइड में आ जाएगा mv² भैया, k इंटू कोई कांस्टेंट इंटू mv²/r। ये आपने अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला गेस कर लिया। अब एक्सपेरिमेंटली आप इस k का वैल्यू निकालते रहना, निकालोगे तो ये आएगा 1, है ना, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा f = mv²/r, बट अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला इज f इंटू कोई कांस्टेंट इंटू mv²/r। इससे हमको ये बात मालूम चलता है कि भाई फोर्स जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। कम से कम ये बात तो हम जान पाते हैं इस डायमेंशन फार्मूला की मदद से। तो ये आपके 3 यूज हैं टोटल डायमेंशन फार्मूले के। इसमें और भी आपको सवाल मिल सकते हैं, है ना, आप HC वर्मा के बुक से उठा करके और भी डिफरेंट क्वेश्चंस उसको अटैम्प्ट करना, है ना। और भी इसके अलावा DC पांडे सिंगेज रखे हैं, तो उससे भी आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे। हम भी कोशिश करेंगे कि आप तक क्वेश्चन किसी भी तरीक़ा से पहुंचा दिया जाए, ठीक है। और व्यवस्था में लगे हुए हम लोग, है ना, कि जल्द से जल्द आपको क्वेश्चन को आपके तक पहुंचाया जाए, और देखते हैं कैसे होता है। चलिए, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और देखते रहिए GRC की वीडियोस। धन्यवाद।